कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक काल या फिर वैदिक इरा, और इंग्लिश में हम वैदिक एज भी बोल सकते हैं इसको, वैदिक इरा या फिर वैदिक एज। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता। तो उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा आता है अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, वैदिक काल जब से शुरू होता है जब आर्य भारत में आते हैं। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से होकर आए थे। तो फिर आर्यों के साथ ही वैदिक काल शुरू होता है, और इसी काल में हमारे जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद भी आ गए इसमें, और उपनिषद भी हैं, पुराण भी हैं, और भी जैसे श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य, ये जितने भी ग्रंथ हैं इसी काल में रचे गए। किसमें? वैदिक काल में रचे गए। तो आज हम वैदिक काल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक काल में सीमा देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल कब शुरू हुआ और कब तक रहा। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल की समय सीमा का क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये हमारी वैदिक काल की समय सीमा थी। अब है जो वैदिक काल है, इसको दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसे क्यों बांटा गया? क्योंकि समय के साथ जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो विश्वास थे, जो व्यवस्था थी, उनमें परिवर्तन हुआ, और जिस कारण से इसको दो भागों में बांटा गया। जो पहला भाग था वो था ऋग्वैदिक काल, या इसे हम पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। इसकी समय सीमा रही 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व किसकी समय सीमा रही? ऋग्वैदिक काल की। दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय सीमा रही 1000 से 600 ईसा पूर्व। कितनी? 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर हम डिफाइन करना है वैदिक संस्कृति क्या थी। वैदिक संस्कृति क्या थी? तो आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था। जो आर्यों ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण किया था, उसे ही हमने क्या बोला है? वैदिक संस्कृति बोला है। तो उसके बाद है वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य। आर्य वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। वैदिक सभ्यता को हम क्या बोल सकते हैं? आर्य सभ्यता। तो आर्य का अर्थ क्या है? आर्य अपने आप का अर्थ किस तरह से लेते थे वो हम देखते हैं। तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, कुलीन, उत्तम, स्वतंत्र और उत्कृष्ट, यानी कि ये अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, आर्य। तो ये इनका अर्थ था। फिर है ईरान की पवित्र पुस्तक जेंदावेस्ता। कौन सी पुस्तक? जेंदावेस्ता। वह बोगच कोई अभिलेख से पता चलता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे और सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। तो ईरान की पवित्र पुस्तक कौन सी है? जेंदावेस्ता। जैसे कि हमारी पवित्र पुस्तक है भगवत गीता, और मुस्लिम समाज की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान। तो ठीक उसी तरह ईरान के जो लोग हैं उनकी पवित्र पुस्तक कौन सी है? जेंदावेस्ता। और बोगजगोई अभिलेख, तो बोगजगोई अभिलेख को हम एशिया माइनर भी बोलते हैं, और ये कितना पुराना है? 1400 ईसा पूर्व का है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि यार ये कहाँ से होकर आए थे? ईरान से होकर भारत आए थे और सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि 7 नदियों का समूह। कितनी नदियों का समूह? 7 नदियों का समूह। इसे ब्रह्मवर्त भी बोला जा सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मवर्त। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों का समूह, दूसरा नाम ब्रह्मवर्त। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी थी इस समूह में वो हम देखते हैं। पहली थी सिंधु, दूसरी थी सतलुज, तीसरी रावी थी, फोर्थ जो हमारी वो चिनाब थी, फिर हमारी झेलम, व्यास और सरस्वती। सिंधु, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और सरस्वती, ये 7 नदियाँ थी, जिसके कारण इसको क्या बोला गया? सप्त सिंधु प्रदेश बोला गया। अब हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे कि सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ था, कि कितने एरिया में विस्तृत था। मैं आपको ये जूम करके समझाऊंगी। तो अभी देखिए, ये हमारा सप्त सिंधु प्रदेश का एरिया। तो जो ब्लैक पेन से हमने ड्रॉ किया, ये हमारी इंडियन बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है हमारे भारत की, वो है। और जो ये हमने रेड पेन यूज़ किया है, ये लाइनें आपको दिख रही होगी टेढ़ी मेढ़ी, ये हमारी रिवर्स को शो कर रहा है। जो ये 7 रिवर्स है इनको शो करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, इधर को हमारा बिल्कुल ऊपर, इंडिया के बिल्कुल ऊपर को क्या है? अफ़गानिस्तान है। और इधर को यहाँ राजस्थान, जम्मू की साइड देखें तो पाकिस्तान है। और नीचे आए तो अरेबियन सी है,
इधर आएंगे तो चीन है, और इधर देखेंगे तो बीच में ये नेपाल है और ये भूटान है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप ज्योग्राफी में मैप ड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जब आपको मैप ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी। कौन सी? जब भी आप मैप ड्रॉ करो तो इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती हैं उन्हें हम इस तरह से शो करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ शो किया। पहले एक टेढ़ी लाइन, फिर एक डॉट, फिर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन और फिर एक डॉट। और जब भी हम जो वाटर बाउंड्रीज हैं, जैसे कि हमारा नीचे अरेबियन सी है, इंडियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ की जो सीमाएं हम देखते हैं तो वो हम सीधी लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली होती है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, जो हमारा नॉर्थर्न और ईस्टर्न एरिया है उसमें हमारा क्या होता है, इस तरह से ड्रॉ होता है, जैसे कि यहाँ पे किया है मैंने। और जो हमारा नीचे साउथ का एरिया उसमें सीधी लाइन से ड्रॉ किया होता है, उसमें ये डॉट्स नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, सब सिंधु प्रदेश। तो पहले मैं आपको नदियाँ बता देती हूँ। ये हमारी सिंधु रिवर है, ये यहाँ से भी इसका एक पार्ट है, और ये यहाँ से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। और जो ये बाकी नदियाँ हैं, सरस्वती नदी को छोड़कर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ? सहायक नदियाँ। ये सीधी अरब सागर में नहीं गिरती है, पहले सिंधु नदी से आकर मिलती हैं। तो फर्स्ट है, देखिए ये हमारी सिंधु नदी थी। इसके बाद है ये वाली, ये ऐसे है जो, ये हमारी है झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। इसके बाद है हमारी ये चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब। इधर से ये हमारी है रावी। ये सारी सिंधु नदी में ही मिल रही हैं। इसके बाद हमारी व्यास, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे है ये हमारी सतलुज, और ये हमारी सरस्वती। सरस्वती रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे हरियाणा से भी देख सकते हैं, हमारे हरियाणा से निकलती है, और कोई नदी नहीं है। ये सारी पंजाब, हिमाचल और जम्मू से निकल के पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो सरस्वती रिवर यहाँ से होकर गुजरात की तरफ से आके ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हमारी सब सिंधु प्रदेश की नदियाँ थी। अब ये कौन कौन सा है, सब सिंधु प्रदेश में कौन कौन से राज्य आ गए हमारे? जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इधर को राजस्थान और गुजरात। तो ये जो एरिया था ये हमारा सब सिंधु प्रदेश था। और सिंधु सभ्यता जिसे हम कहते हैं, उसमें भी यही एरिया था जहाँ पे सिंधु सभ्यता फली फूली थी। तो उसमें भी सहायक नदी यही थी और सिंधु नदी भी हमारी यही थी। तो यहाँ पर आर्य बसे तो वो भी यही प्रदेश था, और जहाँ पर सिंधु सभ्यता फली फूली है तो वो भी यहीं का एरिया था। तो ये हमारा सब सिंधु प्रदेश था। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, इसकी समय सीमा क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसे हम पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो इसका पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, जो कि पूरे संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है। कौन सी? ऋग्वेद। इसके बाद है अस्थायी जीवन। किनका अस्थायी जीवन? आर्य। जो समय पर आर्य ईरान से होकर आए थे, तो ऋग्वैदिक काल में वो अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कि वे एक जगह टिकाऊ नहीं रहते थे, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इस कारण उनका जीवन अस्थायी था। और ग्रामीण जीवन था इनका, शहरी जीवन नहीं था, ग्रामीण जीवन था, कबीलाई समाज था, कबीलों में रहते थे, ग्रुप्स बनाकर घूमते थे। इसके बाद है ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मुजवंत कहा गया। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा गया? मुजवंत। फिर हमारा ऋग्वेदिक काल में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे? तो ऋग्वेदिक काल में हम सामाजिक संरचना को पढ़ेंगे कि समाज की संरचना किस तरह की थी, कौन कौन से व्रत थे, किस तरह वे काम करते थे, और कौन कौन से रीति रिवाज उस समय पर प्रचलित थी। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? सामाजिक संरचना में। फिर आर्थिक जीवन, इन लोगों की जो अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, मतलब कि ये कहाँ से धन अर्जित करते थे, क्या काम करते थे, पशुपालन करते थे या फिर कृषि करते थे। ये चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? आर्थिक जीवन में। फिर है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन क्या है? धर्म से रिलेटेड, धर्म को कौन सा धर्म मानते थे, क्या रीति रिवाज थे धर्म से। फिर इनका पितृसत्तात्मक समाज था या फिर मातृसत्तात्मक समाज था, ये हम किस में पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन में। फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था, कि कोई राजा था तो उसके राजा के नियम क्या थे, कानून क्या थे, उस समय कितने राज्य थे, ये सारी चीज़ें हम राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आगे की वीडियो में हम सामाजिक संरचना को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।